नमस्कार सभी को राम राम। आज IIFL कैपिटल की बात करेंगे अपने, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे दो है, IIFL फाइनेंस लिमिटेड, IIFL कैपिटल सर्विस लिमिटेड। उसके चार्ट के बारे में भी बात करेंगे और कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। अभी देखिए इसकी प्राइस है 333। एक किस फील्ड में वर्क करती है पहले वो चीज समझ लिए। इनकॉर्पोरेट बाय 1996 की कंपनी है। मतलब 2000 पहले की। एज ए ब्रोकिंग आर्म्स ऑफ द IIFL group, IIFL Security Limited, providing retail and institutional equity, financial product distribution, commodity broking, currency broking, investment banking, finance planning and wealth management service to retail and institutional customer across India। कि मतलब एक टाइप की सिक्योरिटी कंपनी है, जैसे एंजल है, मोतीलाल ओसवाल है, पाइप पैसा है। तो अभी आप IIFL एक ब्रांड के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी खासी नाम है इसकी मार्केट में। इसकी मार्केट कैप है 10,322 करोड़, 10,333 करोड़। करंट प्राइस है 333 रुपीज। इसकी हाई है 449 एंड 50 वीक लो है 170। स्टॉक पी है 14.50। अब स्टॉक पी मतलब क्या होता है, ये कंपनी जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट निकालती है, तो पी मतलब वही होता है। तो ये पी जो है वो मतलब इसकी जो मार्केट कैप 10,000 करोड़ जो मैंने आपको बताया 10,322 करोड़ है, उतना ये 14 साल में मतलब मार्केट कैप के जितना है उतना नेट प्रॉफिट निकाल लेगी, ठीक है। अभी कंपनी की बुक वैल्यू, जिस बुक वैल्यू मतलब उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पीरियड में आपने जो कंपनी में पैसा लगाया, जो कंपनी बनाया, जो खोला। जैसे आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान खोलना तो 4 लाख 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लेके लगा के आप चालू करेंगे तो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। जिस इनिशियल अमाउंट से जो चालू किया जाता है बिजनेस, उस उस पैसे को बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए बहुत सारा चीज ऐड नहीं होता। कंपनी पुरानी होती है, ब्रांड होता है, उसका मार्केट कैप बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो सब एडेड नहीं होता है। तो ये बुक वैल्यू मतलब एक अच्छी बात भी है। और ये बुक वैल्यू की पी अगर आप देखें कितने पे ट्रेड कर रहा, तो आप इसको मिला लो 3 के बुक वैल्यू पे कर रहा थी, 3.5 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा। जबकि बहुत शेयर जो हैं वो आप देखोगे 15 बुक वैल्यू, 50 बुक वैल्यू तो पे ट्रेड करता है। अभी इसका देखो ROCE बहुत अच्छा है, 34.6 है। ROE 33.2 है। फेस वैल्यू 2 रुपया है, फेस वैल्यू से कोई वैल्यू नहीं होता उसका। EPS अर्निंग पर शेयर है इसकी 23 रुपी, जो अच्छी दिखाती है। इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी है 33.2, बहुत अच्छा है। ROCE है 34.60। डेबिट है 937 करोड़ रुपया, तो इसको बोलेंगे बहुत ज्यादा डेबिट नहीं है कंपनी के पास, कम है, मतलब नॉर्मल सा है। प्रमोटर होल्डिंग है 30.7। प्रमोटर ने कुछ स्टॉक यहाँ पे शायद बेचा था। 0 सामान्य 1% है, 0.001। इंडस्ट्री पी है 16 और इसकी पी है 14। तो पी का लेना देना क्या होता है, ये पी का मतलब कंपनी कितने साल में जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल पाएगी। तो उसकी जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से 22 करोड़ मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से वो 14 के पी पे ट्रेड कर रहा, तो मतलब 14
14.5 साल लगेंगे उसके मार्केट कैप इतना नेट प्रॉफिट निकालने में, उसको बोलते हैं पी। ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखो 40.50 है, सेल ग्रोथ 8.46 है, तो अच्छी है, कभी एंगल से खराब नहीं है। मतलब ये मल्टी बिगर स्टॉक थी, अगर किसी ने इसको नीचे में पकड़ा है तो अच्छा प्रॉफिट दिया है, अच्छा प्रॉफिट गिन गया। देखिए रिटर्न ओवरऑल 6 मंथ में 16% दिया है, सेल ग्रोथ है इसकी 26%, ROE 3 इयर्स में मेंटेन करके रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, 29% मेंटेन करके रखा है। और प्रॉफिट हर पर्सन 5 इयर्स का है इसका प्रॉफिट, वार पर्सन ने ये भी मेंटेन करके रखा है, 36% आपका मेंटेन करके रखा है, प्लेस वगैरह कुछ नहीं है। और डेबिट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.25 को अच्छा बोलते हैं, 0.25 तक अगर है तो अच्छा है, बट इसमें 0.37 है, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। अभी देखो कंपनी की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 36% ऑफ CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर से कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, 36% लास्ट 5 ईयर से मेंटेन के 5 ईयर से मेंटेन करके रखा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे कंपनी तो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, डी ग्रोथ में आ जाते हैं। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE track record in 3 years 29.4% है। कंपनी हैज द मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो कंपनी कमाती है तो शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड देती है। अब देखो ये 5वें नंबर की कंपनी है, फर्स्ट में है मोतीलाल ओसवाल मार्केट कैप के हिसाब से, और 2 में है 361 है, और तीसरे नंबर पे नोवामा वेल्थ है, एंजल है 4 नंबर में, IIFL है 5वें नंबर पे। तो मल्टी बिगर हो सकती है, इन सब का पी भी देख लो आप, सबका 22 है, मोतीलाल ओसवाल का 22 पी है, और 361 का है 44 पी है, नोमा वेल्थ का है 26 है, और एंजल का पी है 21, इसका पी है 14, तो कम ही है, और मार्केट का भी उनसे कम है। तो ये उसके सेक्टर के कंपनी है, मतलब ब्रोकरिंग हाउस के कंपनी है। अभी सेल में आ जाते हैं, तो अपनी क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो मार्च में इन्होंने 537 करोड़ का सेल दिखाया है, और 686 करोड़ का सेल था इनका मार्च क्वार्टर में 2024 में। तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा डी ग्रोथ दिया है इन्होंने, माइनस में है, बट शेयर को माइनस जाना चाहिए, तो उस जगह पे माइनस में नहीं गया, शेयर माइनस में गया था मार्च महीने में, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा ग्राफ को आपको, फिर ऊपर आ गया। एक्सपेंसेस मतलब बोलते हैं, एक्सपेंसेस उससे बोलते हैं जो कंपनी में खर्चे वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्टिंग है, मेंटेनेंस की कॉस्टिंग है, GST फाइलिंग है, टैक्स फाइलिंग है, जो कुछ भी मतलब खर्चे वगैरह होते हैं कंपनी को चलाने के लिए उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, सब कुछ XYZ मिला के। तो 351 करोड़ का इन्होंने खर्चे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186 करोड़ का जनरेट किया था, जो आपको मार्च में इसका सेम क्वार्टर में 337 ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 337 करोड़। और उस जगह पे आप देखें तो उस जगह पे थोड़ा सा डी ग्रोथ है, अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आप आ जाइए, इंटरेस्ट इन्होंने उस समय इस मार्च 2025 में 43 करोड़ का पेमेंट किया है, और 54 करोड़ वहाँ पे मार्च 2024 में पेमेंट किया था इन्होंने इंटरेस्ट। और डिप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर मशीनरी ये सब में इसको माइनस करते हैं, गवर्नमेंट का रूल्स है कुछ 25% 15% वो डी वैल्यू करने के लिए। अगर आपके पास लाख रुपए का माल है तो साल में उसको फर्निचिंग या कुछ भी कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें 20% 15% का डी वैल्यू होता है, मतलब उसका वैल्यू कम होता है। तो इसके वहाँ पे 16 दिया है इन्होंने, 16 करोड़ रुपया माइनस किया है, और यहाँ पे मार्च 2023 में
24 में 63 करोड़ था। तो ये इसकी कोई मायने नहीं रखता है, बहुत बड़ा मैटर को नहीं रखता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए 2025 में 163 करोड़ है, और 2024 मार्च क्वार्टर में इन्होंने 237, यहाँ पे भी डी ग्रोथ है क्वार्टर वाइज क्वार्टर मिलता रखता है। मगर ये बात एक हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर भी बहुत बड़ा में एक साल में कंपनी ने कितने प्रॉफिट निकाले वो देखना पड़ेगा, और वो कंपेयर टू लास्ट ईयर में से ज़्यादा है या कम है ये भी मायने रखता है स्टॉक के लिए। तो आप अगर यहाँ पे अगर इसकी नेट प्रॉफिट देख लें तो आप 128 करोड़ है, और मार्च क्वार्टर में है, और 2025 वाली में, और 2024 वाली मार्च क्वार्टर में 181 करोड़। तो यहाँ भी डू ग्रोथ यहाँ दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। ईपीएस इसमें 4.13 रुपीज़ है, और मार्च वाले क्वार्टर में ईपीएस जनरेट किया था 5.84 पैसा। तो वहाँ पे भी डी ग्रोथ है। अभी यहाँ पे अगर बात करें तो आप सेल्स की ईयरली बात कर लूँ तो मैं 2405 करोड़ है, 24,500 करोड़ 24,005 करोड़ 2025 मार्च फाइनेंशियल ईयर का ये सेल्स है इनकी, जो 2024 में 22,018 करोड़ थी। तो उसके अकॉर्डिंग ईयरली अगर बेस पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्वार्टरली मार्च के क्वार्टर में इन्होंने डी ग्रोथ थोड़ा दिखाया था, मगर ईयरली जो बैलेंस शीट इन्होंने प्रेजेंट किया उसमें मार्च 2024 के अकॉर्डिंग प्लस में है, 200 करोड़ प्लस में है नियर अबाउट। अब एक्सपेंस की बात करूं तो मैं देखिए 2000 मार्च 24 में 1284 करोड़ का एक्सपेंसेस था, और यहाँ पे मार्च 2023 में एक्सपेंसेस बढ़ा है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग भी होता है, एम्प्लॉय कॉस्टिंग भी होता है, और सभी टाइप के मेंटेनेंस वगैरह कॉस्टिंग होता है जो कंपनी को चलाने के लिए एक लगता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो थोड़ा सा माइनर ज़्यादा है, बट इन्होंने ओवरऑल सेल प्लस में किया है। अब मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है आपका 997 करोड़ है, कंपेयर टू मार्च क्वार्टर 2024 933 करोड़ है। तो वहाँ भी प्लस में है। और इन्होंने देखिए यहाँ पे है इंटरेस्ट पे किया है 150 करोड़ रुपया 2024 में, और 180 करोड़ रुपए यहाँ पे 2025 में इन्होंने पेमेंट किया है, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगले साल, मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो डिप्रेशिएशन भी इन्होंने यहाँ पे 2024 में ज़्यादा दिखाया था 114 करोड़, और यहाँ पे 55 करोड़ थोड़ा कम दिखाया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात मैं करूं बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे देखिए 683 करोड़ दिखाया था 2024 मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर में, और यहाँ पे ईयरली ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग रीड कर रहे हैं तो ये 925 करोड़ है। तो मतलब 300 करोड़ प्लस में ही है, अगर अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो 300 करोड़ प्लस में ही हम मानेंगे, या 200 समथिंग प्लस में, 200 समथिंग प्लस में है, 200 करोड़ प्लस में ही है। अगर इसको नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 513 करोड़ नेट प्रॉफिट है, और 2024 में और 2025 में मार्च वाले ईयरली फाइनेंशियल ईयर में 713 करोड़, मतलब इसमें कंपनी अपने ईयर टू ईयर ग्रोथ ही दिखाई है। अब आप ये आपको मैं नीचे से मैं दिखा रहा हूँ इनका 2000 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 18 में जो प्रॉफिट था 181 करोड़ था, और 2000 मार्च 19 में आपको 171 करोड़, 2020 में 234, और 2021 में 220, और 2022 में 306, और 2023 में 250, और 24-25 में इन्होंने धमाकेदार बैलेंस पेश किया है, जो प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। ईपीएस 2024 में 16.64 और 2025 में 22.93। मैंने इसमें पोजीशन लिया हुआ है, मगर मैंने काफ़ी लोएस्ट लेवल पे लिया था। मुझे और थोड़ा नीचे लेना चाहिए था, बट फिर भी मुझे मिला नहीं टाइम पे, मैंने एनालिसिस इसको कर नहीं पाया। तो इसको मैं वो भी दिखाऊंगा जो मेरी होल्डिंग है। 40 शेयर थे, मैंने 20 शेयर 20% में बेच दिया और 20 शेयर होल्ड कर रहा हूँ। मैं 20% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखता हूँ, तो मैं इसलिए 20% में निकल जाता हूँ, कोई सा भी स्टॉक हो।
तो अगर इसमें देखें तो 10 साल का इनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कंपनी लिस्टेड 2018 में हुई है, तो 18 से डिटेल इनका अवेलेबल है। तो 5 साल का ग्रोथ है इनका, कंपाउंड सेल ग्रोथ है 26%, जो बहुत अच्छा है। 3 साल में है 23%, और 3 साल का इन्होंने मेंटेन किया है 23% का सेल ग्रोथ है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं देखूं तो 5 साल में 36% है, 3 साल में 34%, और करंट ईयर में 41% है, बहुत अच्छा है। और स्टॉक प्राइस की सीजीआर देखो तो 5 साल में 47% इन्होंने कंपनी ने रिटर्न किया है शेयर होल्डर को, और 3 साल में 68%, और करंट ईयर में 72% इन्होंने रिटर्न किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर बात करूं तो मैं 5 साल में 28%, 3 साल में 29%, और लास्ट ईयर में इनका 33% था। ठीक है, अब इनके पास रिजर्व कितना है, 2445 करोड़, जो 2024 में था 1725 करोड़। तो रिजर्व इनका बढ़ा है यार भाई, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लाइटली लोन भी इन्होंने रिड्यूस किया है, ब्रोइंग, जिसको ब्रोइंग बोलते हैं लोन। इन्होंने लोन 2024 मार्च क्वार्टर में 1154 करोड़ था, और वहाँ यहाँ पे करंट 2025 में 937 करोड़ है, जो कि थोड़ा इन्होंने डेट को कम किया है, ये अच्छी बात है। और फिक्स एसेट है 380 करोड़ का, और CWIP का मतलब होता है वर्किंग, मतलब वर्क प्रोग्रेस में जो कुछ लगा हुआ रहता है उसके लिए है। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्होंने कंपनी ने करके रखा है किसी भी चीज में या किसी भी सेक्टर में या कहीं पे भी, तो 486 करोड़ का है, अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल कंपनी की अगर ईयरली ग्रोथ देखूं तो अच्छा है। क्वार्टरली मार्च क्वार्टर थोड़ी इनकी खराब थी, मार्च क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा खराब दिखाया था, मगर ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करें तो अच्छा है कंपनी। अब होल्डिंग, शेयर स्टॉक होल्डिंग की बात करूं, मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो अपने नीचे में आते हैं FII की। यहाँ पे आप देखो 19% होल्डिंग थी दिसंबर में, और मार्च में इनका 18.98, मतलब इन्होंने मार्च में स्टॉक को सेल किया था, बेचा है स्टॉक, कुछ प्रॉफिट बुक किया है, तो खाली किया है इन्होंने, थोड़ा सा माइनर खाली किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, लोग कमाते क्यों हैं, जो नीचे के भाव में लेके रखते हैं और ऊपर के भाव में बेचते हैं। तो हमेशा कभी भी ये रिटेल इन्वेस्टर याद रखें, ये नीचे के भाव में ले और ऊपर में बेचे, कभी भी वो टॉप में बाय नहीं करे, बॉटम में बाय करे। जब मार्केट गिरता है तब माल खरीदें। कोई भी अगर स्टॉक, अगर बैलेंस शीट उसकी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सेक्टर अच्छी है, तो 50% 40% में मिले तो अपने पोर्टफोलियो का 6% 7% ही लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं। और आपके खरीदने के बाद भी अगर 20% 10% नीचे आता तो स्टॉक का एवरेज करें, और स्टॉप लॉस उसमें नहीं लगाएं, क्योंकि आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। और हमेशा याद रखिए, माल किसी भी स्टॉक को परचेज करने के पहले बैलेंस शीट अच्छी होना चाहिए, ग्रोथ वाली कंपनी होनी चाहिए, लोन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन होने से कंपनी में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे देखिए DIIS ने यहाँ पे DIA ने यहाँ पे माल खरीदा है मार्च क्वार्टर में 4.30, इनका स्टेक बढ़ाया है, 3.99 था, अभी यहाँ पे करंट देखिए आप 4.31 है। तो यहाँ पे DIA ने कम भाव में माल खरीदा है, बेचेंगे भी ऊपर भाव में बेचेंगे। पब्लिक ने भी देखिए यहाँ पे माल बेचा है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वही करते हैं, बॉटम में खरीदते हैं और टॉप में बेचते हैं। तो मार्च वाले क्वार्टर में पब्लिक ने भी अपना प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। देन अभी इसके चार्ट में मैं आ जाऊंगा, आपको चार्ट में खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है वो भी दिखाऊंगा, मैंने कितने में लिया है इसको दिखाऊंगा। आई आई एस एल, हाँ দিয়ে দাও, তুমি কোথা করে নাও 10, তুমি কোথা করে দিয়ে দাও, আমি কাজ করছি একটা, আসছে। अभी एक्चुअली क्या है, मैं सभी को बोलता हूँ, देखो सिंपल चीज में काम करो। अभी देखो ये चार्ट देखो आप, ये जो मैंने लगाया है चार्ट टीम हेड व्यू में है, तो ये देखो ये ब्लैक वाली लाइन 200 मूविंग डे एवरेज है,
ग्रीन वाली 20 डेज और रेड वाली है जो 50 डे मूविंग में। सिंपली में काम करो। ये देखो यहाँ पे 21 भाव में, यहाँ पे देखो ये आया है 221 रुपये में। कब आया है? 14 मई को आया है। तो इन्होंने जो 221 में लिए हैं तो कितने प्रॉफिट बुक किए होंगे? अभी राउंड ऑफ 100 रुपया पर शेयर मिल रहा है। कितनी रिटर्न हुई? कितने हुई? अगर मैं देखूं तो 30 टाइम हुई। अरे एक साल में आपको 2-3 महीने में 30% रिटर्न मिल गया। एफडी में 8% मिलता है, बैंक आपको देता है। तो देखिए अभी ये जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्टॉक को मैं यहाँ करूंगा कट शॉट को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे ये आप चीज देखो, यहाँ पे ये 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे में आया तो भी थोड़ा सा नीचे में आया या सपोर्ट ले, या 303 के पास आके सपोर्ट ले। मेरा परचेजिंग इसी रेट पे है तो मैंने एक में बुक किया है प्रॉफिट और 20 शेयर मेरे पास है। तो देखिए कभी भी 20 डेज 50 डे मूविंग एवरेज पे पर स्टॉक आए और बैलेंस शीट अच्छी है और ग्रोथ वाली कंपनी है तो उसमें खरीदिए। और ये हाई से मैं दिखाऊंगा आपको, हाई से अपने 400 400 इसका 40 का है। मैं 52 वीक वाला हाई है और लो का मैं लगाता हूँ। ये देखिए 52 वीक हाई इसकी जो है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये आर एस आई स्टॉक कास्ट में ये देखिए नीचे में आया है, ये 2 भी आएगा, इसके बाद वो अगेन ये ऊपर जाएगा। मतलब 20 से नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। मगर आपको हमेशा याद रखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो रहता है उसमें आप लोग परचेज कीजिए। और तो हम मतलब और हमेशा अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, अच्छी कंपनी ग्रोथ वाली है, तो उन सब में आप लोग ये काम कर सकते हैं। 40-50 अगर नीचे आता है परसेंट तो आप बाय कीजिए और फिर देन अगर वहां से भी आपके नीचे आ जाता है तो 20% में और भी शेयर खरीदिए। और जो आपने 10 शेयर 20 शेयर आपने जो भी 6% पोर्टफोलियो का लगाया है आपने, जितना आपने 20% लिया है, जितना शेयर क्वांटिटी उतना शेयर आप अगेन 20% अगर ऊपर जाता हो तो बेच दो। और पहला वाला शेयर जिस प्राइस से लिया है उसको ऊपर अगर 20% आपको मिलता है तो बेच दो। इस तरह से काम करो, स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करनी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये जो चार्ट है इसकी। अब ये यहाँ पे देखो 213 में इसने सिग्नल लिया तो 219 में, और अभी प्राइस क्या चल रहा 331। हाई कितने का मारा है इसने? हाई 71 का मारा है 370 का। तो कितने पैसे होते हैं? बहुत पैसे होते हैं। तो इस हिसाब से आप माल को खरीदो और हमेशा बॉटम में खरीदने की कोशिश करो। बैलेंस शीट को रीड करो और बैलेंस शीट जो अच्छे होते हैं कंपनी उसी में पैसा लगाओ। डेट वगैरह नहीं होने चाहिए, लोन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, आपको पैसा मिलेगा। लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 20% में आप निकल जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लालच है तो जो शेयर हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आप चाहते नहीं तो आप देखिए पार्टली प्रॉफिट हो रही 20% में आपने आधे माल को निकाल दिया और देन उसके ऊपर 10% और अगर जाता है ऊपर तो आप उसको लगा के दिए। जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं उसको, मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कोटक देखिए मेरी पोर्टफोलियो का मैं दिखाता हूँ मैंने किस प्राइस पे में खरीदा था। मैंने भी ऊपर में खरीदा था एक्चुअली, बैलेंस शीट देखा मैंने, कंपनी अच्छी है तो उसके यहाँ पे मैंने खरीदा था। अब ये देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टॉक हैं। IAFL अभी 545 रुपये मैं प्रॉफिट में हूँ। मेरे पास 20 शेयर है अभी और मैं इसकी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। व्यू
फॉर ट्रेड। अब ट्रेड हिस्ट्री में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैंने 20 शेयर 5 जून को ही बेच दिया है और 20 शेयर होल्ड करके रखा हूँ, मेरे पास 40 शेयर है। और बाइंग मैंने कितने पे किया था, अब देखो 200 एवरेज मेरी है, 277 की है, और एक है 304। मैंने 20 शेयर जो बाय किया था वो 304 के भाव में बाय किया था, और मैंने 20 शेयर एक बाय किया था वो 277 के भाव में किया था। तो 20% ऊपर में मैंने एक शेयर की प्रॉफिट बुक मैंने कर लिया है। दिन अभी अगर ये नीचे आता है, अगर मेरे को 304 के भाव में अगेन मिलता है तो मैं 20 शेयर लूँगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है और इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, और आने वाले दिन में मल्टीबैगर भी होने के चांसेस हैं, बट मैं उतना वेट नहीं करूंगा, मेरे पास उतना कैपिटल भी नहीं है, तो मैं उतना वेट नहीं करूंगा और दिन में प्रॉफिट बुक करूंगा। अब मैं जीटीटीआई ऑर्डर में मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, मैंने जीटीटीआई ऑर्डर मैंने सब शेयर में 20% 10% में जो लगानी है मेरे को, मैंने लगा के रखा है। मैं मार्केट नहीं भी देखूँ तो मेरे जो शेयर आएंगे वो मेरे भाव पे निकल जाएंगे, तो मार्केट में मैं नहीं देखूँ तो भी चलेगा। तो ये सब मेरे पोजीशन है जिसमें मैंने अपने सेल के पोजीशन लगा के रखे हैं। और एक करंट मेरी पोर्टफोलियो है जिसको नाटको फार्मा मैंने बताया था, देखिए मेरे पास 29 शेयर है, मेरे 3000 प्रॉफिट हो रहा है उसमें। इंडिगो पेन भी मैंने बॉटम पे लिया था, बॉटम नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ऊपर में ही बॉटम। मेरे पास 20 शेयर थे, उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और प्रॉफिट बुक किया था मैंने उसमें। और अभी भी 10 शेयर है मेरे पास, ये भी मैं 20% में बुक करूंगा प्रॉफिट, जिसमें मेरे को 1627 मिल रहे हैं। और IFL भी में देखिए अभी भी मेरे को मिल रहा 545 मगर मैं बुक नहीं करूंगा। मैं 20% का मेरा एक सिस्टम है, 20% अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बुक करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया, तो इस हिसाब से कीजिए। कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी होना चाहिए, क्वार्टरली ग्रोथ हो, ईयरली बेसिस पे ग्रोथ हो, तो उस शेयर को बॉटम में खरीदिए, नहीं कि टॉप पे। टॉप में खरीदेंगे तो हमेशा मरेंगे, तो बॉटम में किसी भी शेयर को कीजिए। और ये मेरी एनालिसिस है, मैंने आपकी जो पोजीशन है, और हमेशा बैलेंस मेरी जो पोजीशन है मैंने आपको दिखा, और बैलेंस शीट को रीड करके ही माल खरीदिए, विदाउट बैलेंस शीट को रीड करके माल मत खरीदिए। जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी अच्छी हो, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ अच्छे दे रहे हैं, ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छे दे रहे हैं, एक मेंटेन हेल्दी मेंटेन करके चल रहे हैं बैलेंस शीट को, तो उसी में ही इन्वेस्ट कीजिए। कब इन्वेस्ट कीजिए, जब टॉप से 40% माइनस है, 50% माइनस है, तब खरीदिए और टॉप में बेचिए, टॉप में बेचिए, बॉटम में खरीदिए, ये हमेशा याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। राम राम तहे सभी को राम।